ये आपके साल जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 31 मार्च, उससे पहले आप अपनी इंटरिम ऑडिट कर लेंगे और जब साल खत्म हो जाएगा तो आप अपनी फाइनल ऑडिट चालू करेंगे। लेकिन ये करना हर एक क्लाइंट के लिए जरूरी नहीं है, क्लाइंट के साथ जरूरी नहीं है। ये आप डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कितनी बड़े क्लाइंट का साइज क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर है, क्या है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के करें। ये हमारा लास्ट ईयर का लास्ट क्लास का ही डिस्कशन था। यहाँ तक आ गया तो समझ में किसी को कोई डाउट लास्ट क्लास का कोई डाउट हो? नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट अब इन्होंने यहाँ पे डिफरेंसेस भी बताए और कुछ हमको क्लासिफिकेशन इन्होंने जो किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स किया है। नाउ इंटीरियम एंड फाइनल ऑडिट में बीच में इन्होंने क्या फर्क किया है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये ईयर एंड से पहले होती है और ये ईयर एंड के बाद होती है। ये तो सबको पता आ गया, ये तो क्लियर है सब चीजों को आपको। यस सर। लेकिन ये एक बात कहते हैं कि भाई देखो, जो आपकी फाइनल ऑडिट होगी, या सॉरी जो आपकी इंटरिम ऑडिट होगी, ये इंटरिम ऑडिट अर्ली इनफ नॉट टू इंटरफेयर विद द ईयर एंड प्रोसीजर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी इंटरिम ऑडिट 31 मार्च तक चले। इनका कहने का मतलब ये, क्योंकि देखो 31 मार्च पे बुक्स क्लोज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ किए जा रहे होते हैं, यही हो रहा होता है भाई, यस और नो, है ना? 31 मार्च को आप क्या करोगे? 31 मार्च को आप बुक्स क्लोज कर दोगे अपनी, यस सर। ठीक है, हमारी बुक्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती है। तो एक्चुअली देखो सब चीजें 31 मार्च को नहीं होती। किसी भी बिजनेस के लिए मार्च बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है, और मार्च के महीने में जनरली जो ट्रेडिंग कंपनीज नहीं है, जैसे बैंक हो गए या दूसरी जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है, सिर्फ अपना ट्रेडिंग करने का काम छोड़ करके कि भाई रूटीन में जो ट्रेडिंग हो रही है, वो लोग जनरली 15 मार्च से या 20 मार्च से अपनी बुक्स क्लोज कर देते हैं। मतलब हाँ भाई इसके बाद वो अपनी बुक्स क्लोज कर देंगे, नई एंट्रीज वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, वो बाद में उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन 20 मार्च के तक के बाद में सब वो क्लोजिंग का काम उन लोगों का चालू हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर इन लोगों को, बहुत सारा काम इन लोगों को मार्च के एंड में करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्च के एंड में क्योंकि बहुत सारा काम होता है, तो अब देखो आप इस टाइम पे ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकते भाई। कंपनी के लोग तो यहाँ पर किसके अंदर अभी इन्वॉल्व हो गए, क्लोजिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए, वो तो क्लोज करना है उनको सब चीजें, यस और नो, हाँ या ना? यस कंपनी सर। आपका क्लाइंट जो है वो तो क्लोजिंग में इन्वॉल्व है, और आप इधर ऑडिट कर रहे हो उसकी बैठ करके, तो वो आपको कॉपरेट नहीं कर पाएगा। तो इनका इसलिए कहना है कि भाई जो आप इंटरिम ऑडिट करें वो क्लोजिंग से पहले पहले कर लें, इतनी जल्दी मतलब जैसे मार्च से पहले आप अपनी कंप्लीट कर ले, अर्ली एनफ नॉट टू इंटरफेयर विद द ईयर एंड प्रोसीजर द क्लाइंट, ठीक है, एंड टू गिव एडिकेट वार्निंग ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इन प्लानिंग द फाइनल ऑडिट। तो ईयर एंड प्रोसीजर्स के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, ठीक है। और आपकी इंटरिम ऑडिट इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई आपको आप अपने क्लाइंट को भी एडिक्वेट वार्निंग दे दें कि भाई देखो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और आपको भी ये चीज पता लग जाए कि भाई ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि जब हम फाइनल ऑडिट की प्लानिंग करेंगे जब हमको ध्यान में रखना है। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? पहली चीज इंटरिम ऑडिट के बारे में, यस सर। ठीक है। तो ना बहुत ज्यादा जल्दी इंटरिम ऑडिट होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा लेट होनी चाहिए। मतलब जैसे आप लोग नवंबर दिसंबर के हिसाब से आप चालू करो और उसको 2-3 महीने में खत्म कर दो। लेट इनफ इतना नहीं होना चाहिए कि भाई मार्च तक चली गई, अर्ली इनफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इधर तो साल चालू हुआ है और आपने ऑडिट चालू कर दी, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी। फाइनल ऑडिट के लिए कहते हैं टेक्स प्लेस आफ्टर द ईयर एंड एट अ टाइम एग्रीड विद द क्लाइंट व्हिच इनेबल्स देम टू फाइंड। तो वो तो अपने को पता ही है कि भाई ये तो 31 मार्च के बाद ही चालू होगी। Generally, a client would not want the auditor to performing the audit at the year end, as this will cause disruption for the client year end procedure, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई जो आपकी फाइनल ऑडिट है वो कब नहीं चाहिए, वुड नॉट वांट द ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट एट द ईयर एंड पे, दैट इज ऑन 31 मार्च फाइनल ऑडिट नहीं स्टार्ट हो सकती। 31 मार्च को तो आप क्लोजिंग कर रहे होगे, यस और नो? जल्दी बताओ, 31 मार्च को तो क्लोजिंग कर रहे होंगे ना हम, कि हम ऑडिट स्टार्ट करा दें। यस सर। 31 मार्च को जनरली, 31 मार्च छोड़ो, 1 अप्रैल 4-5 अप्रैल तक भी हमारी जो है वो क्लोजिंग ही चलती है ना। बुक्स क्लोज होने का काम चल रहा होता है, हम लोग बैलेंसेस सब ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो ईयर एंड पे एग्जैक्टली फाइनल ऑडिट नहीं होती, फाइनल ऑडिट हमारी अप्रैल के बाद में चालू होती है,
ठीक है, तो ईयर एंड प्रोसीजर्स को डिस्टर्ब करे, उनमें कोई इंटरफेरेंस हुए, इस तरीके से फाइनल ऑडिट नहीं होती। फाइनल ऑडिट जनरली आपको ईयर एंड के बाद करनी चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, बाकी फिर इंटरिम ऑडिट का पर्पस क्या है? ये ऑडिटर को अलाउ करती है कि वो अपने प्रोसीजर्स स्प्रेड कर सकता है, एनेबल मोर इफेक्टिव प्लानिंग फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ द ऑडिट। मतलब ज्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई करने के टाइम मिल जाएगा। तो इंटरिम ऑडिट क्योंकि पहले हो चुकी है ना ईयर खत्म, तो आप बहुत सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करके देख सकते हो, आपको ज्यादा इफेक्टिव आपकी ऑडिट हो जाएगी। एंड इनेबल मोर इफेक्टिव प्लानिंग फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ द ऑडिट, है ना। और आपकी जो प्लानिंग है फाइनल स्टेज ऑडिट के लिए, वो उसमें ये आपको मदद करती है, आपकी बेटर प्लानिंग हो सकती है। ये इसका इतना सा पर्पस है। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है ये भी चीज कि भाई आपको प्रोसीजर स्प्रेड करने का टाइम मिल गया और आपकी जो प्लानिंग होगी फाइनल स्टेज ऑफ ऑडिट की वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ये इसका पर्पस है। आया समझ में क्लियर? यस और नो? Yes, sir. देखो दोनों का पर्पस थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। इंटरिम ऑडिट का पर्पस ये नहीं है कि भाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हमको मिल जाए, उसका पर्पस है कि भाई जो प्रोसीजर्स हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग परफॉर्म कर पाए, और हम जब फाइनल स्टेज की ऑडिट करें तो उसकी प्लानिंग और अच्छे से हो जाए। ठीक है, जबकि फाइनल ऑडिट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस चाहिए, बिना एविडेंस के तो नहीं बना सकते ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के लिए तो हमको एविडेंस चाहिए होगा बेटा, यस और नो? Yes, sir. है ना, तो वो एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए हम लोग बेसिकली फाइनल ऑडिट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई इंटरिम ऑफ जो ऑडिट है वो यूजफुल कब है? जब डिटेक्शन रिस्क, व्हेन देयर इज इंक्रीज डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू अ टाइट रिपोर्टिंग डेडलाइन। तो आप ये चीज समझिए, जैसे ना इनका कहने का मतलब है कि मान लो 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, अब यहां से फाइनल ऑडिट चालू हो जाएगी, यहीं से करेंगे फाइनल ऑडिट स्टार्ट 31 मार्च के बाद से, यहां से करेंगे स्टार्ट, यस और नो? Yes, sir. तो 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो गया, नाउ अब फाइनल ऑडिट आपकी स्टार्ट हुई है। अब मैं इतना सा कह रहा हूँ कि मान लो कि भाई डेडलाइन दे रखी है 2 महीने की, दैट इज अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। तो जो हमारा मई एंड आएगा दैट इज 31 मई। 31 मई आएगा, 30 में आएगा, 31 मई आएगा, 30 का आएगा। कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, कितने होते हैं महीने? 31st. तो मान लो कि भाई डेडलाइन है 31 मई, और कैसे भी करके 31 मई को मेरे को ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करनी ही है। अब अगर ये डेडलाइन है तो मेरे पास बहुत कम टाइम है ना यहाँ पे काम करने के लिए। टाइम कम हो गया भाई मेरे पास, यहाँ पे 2 महीने का टाइम है मेरे पास काम करने के लिए, पूरी ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करके देने की। यस और नो बेटा? Yes, तो sir. इफ इन केस अब अगर मुझे लग रहा है कि भाई, आप ये समझिए इस चीज को कि अब इन केस मुझे लग रहा है कि भाई ये 2 महीने का टाइम जो है ये सफिशिएंट टाइम नहीं है, और हो सकता है कि इसकी वजह से फ्रॉड एंड एरर होने के, फ्रॉड और एरर डिटेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो मेरे कम हो रहे हैं, तो मेरा डिटेक्शन रिस्क बढ़ेगा यहाँ पे। 2 महीने में मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, Yes, इतना ढंग sir. से काम नहीं कर पाऊंगा कि फ्रॉड एंड एरर्स को मैं प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर पाऊं, मतलब जो डिटेक्शन रिस्क है उसको मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर ये किया जा सकता है कि भाई क्योंकि बहुत देखो स्ट्रिक्ट लाइन है और मुझे लग रहा है कि भाई वाकई ऐसा काम नहीं अगर मैं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, जिससे कि एक मेरे को एक वो एक्सेप्टेबल लेवल तक मैं डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर पाता, मतलब कि इतना काम कर पाता बेसिकली कि भाई फ्रॉड एंड एरर्स जो है वो नहीं मिलने की संभावना बहुत कम हो जाए। अगर मैं ये मुझे लग रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार काम करते हैं, इससे अच्छा हम लोग इंटरिम ऑडिट कर लेते हैं, मतलब 31 मार्च खत्म होने से पहले हम इंटरिम ऑडिट कर लेते हैं। तो ये मेरा जो डिटेक्शन रिस्क है वो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। आ गया समझ में क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो ये आपकी कब यूजफुल है? जब आपको लग रहा है कि भाई टाइट रिपोर्टिंग डेडलाइंस की वजह से डिटेक्शन रिस्क बढ़ सकता है, तो आपकी रिड्यूस, तो ऑडिट रिपोर्ट विल बी इश्यूड वंस द फाइनल ऑडिट इज कंप्लीट एंड दिस सिग्निफाइज द एंड ऑफ द ऑडिट। बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला वर्क परफॉर्म। अच्छा, काम क्या क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम, इवेल्युएटिंग कंट्रोल। ठीक है, तो जो भी उनके सिस्टम्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट करने का मतलब भाई हम समझेंगे कि भाई अपना हमारे क्लाइंट की क्या सिस्टम्स बने हुए हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं, उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर लेंगे।
आगे समझ में वैल्यू पॉइंट डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम का मतलब, ठीक है। दूसरा काम हम लोग करेंगे कंट्रोल्स इवेल्युएट करना, जो कंट्रोल बने हुए हम देखेंगे कि भी किस तरीके के कंट्रोल बना रखे हैं मेरे क्लाइंट ने, ये सारे होते हैं। उसके अलावा एडिशनल एक्टिविटीज भी है जो आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड कंप्लीट मटेरियल ट्रांजैक्शन, तो आप कोई स्पेसिफिक या फिर कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन जो कि कंप्लीट हुआ है उसको आप टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है, कि भाई वो जो है वो ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। आप सेल्स, परचेज, पेरोल फॉर द ईयर टू डेट ऐसे ट्रांजैक्शंस को टेस्ट करके देख सकते हो। असेसिंग रिस्क दैट विल अफेक्ट वर्क कंडक्टेड एट द फाइनल ऑडिट, ऐसे रिस्क का असेसमेंट किया जा सकता है जो आपकी फाइनल ऑडिट को अफेक्ट करेंगे। जब आप फाइनल ऑडिट करोगे तो हो सकता है कि ये रिस्क उस वक्त मेरी फाइनल ऑडिट को अफेक्ट करे, तो ऐसे रिस्क का असेसमेंट आप अभी कर सकते हो, ठीक है। परपैचुअल इन्वेंट्री काउंट्स, इन्वेंट्री काउंट मतलब जब जैसे गोडाउन है वहां पर जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो वो उसकी जब गिनती हो रही है तो आप वहां पे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो लोग ये सारे काम करते हैं। तो ये सारे कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरिम ऑडिट। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो मेन तो दो ही चीजें बताई है इन्होंने कि भाई इंटरिम ऑडिट में क्या करोगे, एक तो सिस्टम डॉक्यूमेंट कर लेंगे बेटा अपन, एक हम कंट्रोल्स इवेलुएट करेंगे। इसके अलावा एडिशनल एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंड कंप्लीट मटेरियल ट्रांजैक्शन को टेस्ट कर सकते हैं, सेल परचेज जैसे ट्रांजैक्शंस को आप टेस्ट कर सकते हो, ऐसे रिस्क असेसमेंट कर सकते हो जो कि फाइनल ऑडिट में आपको अफेक्ट करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया है कि भाई आप इन्वेंट्री काउंट को जो होती है वो आप अटेंड करके देख सकते हैं, ठीक है। और जबकि फाइनल ऑडिट में बेटा अपन क्या काम करते हैं, फाइनल ऑडिट में तो काम हम क्या करेंगे, ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस व्हिच विल ओनली बी नोन एट द ईयर एंड। तो बैलेंसेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस बैलेंस हम निकालते हैं ना भाई, ईयर एंड पे निकालोगे बैलेंस तो कि पहले निकालोगे, बैलेंस कब निकालते हैं हम लोग, बैलेंस कब निकालते हैं, ईयर एंड पे निकालते हैं, दैट इज ऑन 31 मार्च। हम 31 मार्च पे हर अपने अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। अकाउंट से मेरा मतलब जो लेजर अपन बनाते हैं बेटा, आ रही बात समझ में मेरी यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंसेस विच विल ओनली बी नोन एट द ईयर एंड, तो क्योंकि वो ईयर एंड पे ही पता चलेगा तो वो काम आपका फिर फाइनल ऑडिट में होगा। तो अगर आप इंटरिम ऑडिट कर रहे हो तो हमने काम आपका अलग अलग कर दिया, इंटरिम ऑडिट के टाइम पे कुछ काम कर लीजिए, बाकी काम जो है फाइनल ऑडिट पे कर लेना, क्योंकि अगर खाली कर ही फाइनल ऑडिट रहे हो तो ये सारे काम जो आप इंटरिम ऑडिट में करते हैं तो वो सारे काम भी हम फाइनल ऑडिट के टाइम पे करते हैं। लेकिन क्योंकि अब इंटरिम ऑडिट आप कर रहे हो तो हमने आपके काम कुछ अलग अलग कर दिए, ठीक है। और क्या इन्होंने बोला है फाइनल ऑडिट में, और क्या क्या काम आप फिर आप करेंगे, ट्रांजैक्शन टेस्टिंग फॉर ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड सिंस इंटरिम ऑडिट टुक प्लेस, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या, ट्रांजैक्शन टेस्टिंग फॉर ट्रांजैक्शंस दैट हैव अकर्ड सिंस द इंटरिम ऑडिट टुक प्लेस, तो कब से भाई, कुछ ट्रांजैक्शन कब हुए होंगे, जरूरी थोड़ा है कि सारे ट्रांजैक्शंस आपके इंटरिम ऑडिट के टाइम पे हो गए थे, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा भी होगा ना कि भाई यहाँ पर इंटरिम ऑडिट खत्म होने के बाद होंगे, यस और नो? Yes, Yes, sir. ठीक है। तो अब आपने इंटरिम ऑडिट करी से फॉर एग्जांपल कि भाई वो हमारी 15 फरवरी को खत्म हो गई ना, 15 फरवरी से लेकर के जो हमारे 31 मार्च को ट्रांजेक्शन है उनका क्या है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप चेक कीजिए जो आपके इंटरिम ऑडिट खत्म होने के बाद हुए हैं, उनको आप टेस्ट करके देख सकते हैं। आ गया समझ में, क्लियर है दोनों पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। टेस्टिंग ऑफ ईयर एंड जर्नल्स व्हिच में इंक्लूड एडजस्टमेंट टू द ट्रांजैक्शन टेस्टेड एट द इंटरिम ऑडिट। अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शन जो मैं पहले चेक करके आया था लेकिन फिर कुछ एडजस्टमेंट, आपने भी देखा होगा ईयर एंड पे हम लोग कई बार एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, तब करिए आप लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्रीज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि जब कई बार हो जाता है कि कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गया, अब मान लो कोई मैंने एक्स ट्रांजेक्शन जो है ये मैंने टेस्ट किया था कब, जब इंटरिम ऑडिट करी थी, ठीक है। फिर अब फाइनल 31 मार्च में इस एक्स ट्रांजेक्शन में को हमने कुछ एडजस्ट कर दिया, तो ये जो एडजस्टमेंट किया है ये हम फाइनल ऑडिट के जब कर रहे होंगे तब हम इसको क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट को टेस्ट कर लेंगे। आगे समझ में क्लियर है, यस और नो? आ गया, जल्दी बताओ, सर्ट पॉइंट समझ में आया ना? Yes, sir.
ठीक है, obtaining evidence that the control tested at the interim audit have continued to operate during the period since। तो अब ये कह रहे हैं कि मान लो कि भाई आपने कोई कंट्रोल आपने टेस्ट किया, ये कंट्रोल आपने कब टेस्ट किया था, या आपने इंटरिम ऑडिट के टाइम पे टेस्ट किया था, कब टेस्ट किया था भाई इसको, एट द टाइम ऑफ इंटरिम ऑडिट। अब ये सोचिए, अब इस चीज को समझिए कि जब इसको टेस्ट हमने जब उस टाइम पे किया था, तो ये कंट्रोल जो है वो काम अच्छे से कर रहा था, वॉज वर्किंग। अभी जो कंट्रोल बना हुआ था ये उस टाइम पे सही बना हुआ था। अब फाइनल ऑडिट की बात आई, तो अब से फॉर एग्जांपल ये टेस्ट मैंने नवंबर के टाइम पे किया, कब के टाइम पे किया भाई ये टेस्ट मैंने, ये नवंबर के टाइम पे टेस्ट कर लिया। अब नवंबर से लेकर के फाइनल ऑडिट तो है भाई, अब अप्रैल के टाइम आ गया है, तो ये टेस्ट हो चुका है नवंबर में, तो नवंबर के बाद दिसंबर आपका मंथ आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, तो ये जरूरी तोड़ना है कि उस वक्त ये काम अच्छे से कर रहा था, तो जरूरी क्या फाइनल ऑडिट के टाइम तक भी अच्छे से काम कर रहा होगा। हो सकता है ना कि बीच में इसने अच्छे से काम नहीं किया हो इस कंट्रोल ने, दिस मे हैपन, यस और नो, सोचिए आप, ऐसा हो सकता है बेटा, यस और नो, नहीं Yes, हो sir. सकता है ना। से फॉर एग्जाम्पल तुम कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, अब उनका काम है पैसेंजर्स को लेकर के जाना और एक शहर से दूसरे शहर में, जैसे बसेस वगैरह होती हैं, तो नवंबर में तुमने देखा कि बस में कंडक्टर चढ़ता था और चेक करता था, ठीक है, कंट्रोल काम कर रहा है इसका मतलब अच्छे से Yes, sir. कर रहा है ना अच्छे से काम। अब तुम आ गए कि चलो भाई हमारा तो इंटरिम ऑडिट हो गई, अब तुम जब फाइनल ऑडिट करने गए, तो तुम्हें ये देखना नहीं चाहिए कि भाई नवंबर में जब मैंने जब इसे चेक किया था, तो उसके बाद से लेकर के आज तक वापस से इसने ढंग से काम किया है नहीं किया, ये देखोगे नहीं देखोगे, हाँ यार सोचो। Yes, sir. हाँ, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, आई बात मेरी समझ में यहाँ पे, यस और नो, आया ना। Yes, sir. मुझे इस चीज के एविडेंस चाहिए, मुझे इस चीज के सबूत चाहिए कि नवंबर में जब मैंने चेक किया था तब सब चीजें ठीक थी, लेकिन नवंबर के से लेके आज की डेट तक जब मैं फाइनल ऑडिट करने आ गया तब तक इसने अच्छे से काम किया नहीं किया, तो वो एविडेंस मेरे को लेने हैं। आया बेटा समझ में, क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. ये जो पीरियड है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस पीरियड में कंट्रोल ने अच्छे से काम किया है नहीं किया, इसके एविडेंस आपको फाइनल ऑडिट में लेने चाहिए, ये कहना चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डील करता है कंप्लीशन एक्टिविटीज सच एज गोइंग कंसर्न एंड सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यूज, ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट विद मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यू। कंप्लीशन एक्टिविटी सच एज गोइंग कंसर्न एंड सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू। अब नवंबर में तो इंटरिम ऑडिट करी थी, नवंबर में मुझे एविडेंस मिले थे इस बात के कि भाई जो मेरा क्लाइंट है बेटा, वो क्लाइंट गोइंग कंसर्न है। क्या है वो क्लाइंट मेरा, गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, क्या होता है गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। Assumption है कि long term तक business। हाँ नहीं वो तो बोल दिया, कोई और समझा सकता है मुझे आम भाषा में क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट क्या है। महवेश आपको पता है गोइंग कंसर्न क्या होता है, महवेश। सर लॉन्ग टाइम पीरियड तक बिजनेस चल रहा है। मतलब कहने का मतलब एक लंबे समय तक बिजनेस चलेगा ये, तो गोइंग कंसर्न का एविडेंस मिला नवंबर में। अब नवंबर से लेकर के से फॉर एग्जांपल फाइनल ऑडिट चल रही है मई तक, तो इन बिटवीन क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है क्या जिससे कंपनी या आपके क्लाइंट के गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन राइज हो जाए। ये हो सकता है ना बाद में ऐसा कुछ हुआ, अच्छा नवंबर में जब ऑडिट कर रहा था जब तो ऐसा कुछ नहीं था, तब तो मुझे इस बात के सबूत मिल गए थे, एविडेंस मिल गए थे कि भाई कंपनी जो है मेरा क्लाइंट जो है वो गोइंग कंसर्न है, बट आफ्टर दैट हो सकता है कि कुछ ऐसा इवेंट हो। तो मेरे को इस बात के सबूत चाहिए कि नवंबर से लेकर के आज की डेट मई तक में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि मेरे क्लाइंट के गोइंग कंसर्न पे कोई सवाल खड़ा हो। आ गई बात समझ में, क्लियर है बेटा, यहाँ पे ये आपको देखना है फाइनल ऑडिट के टाइम, व्हेन यू हैव डन द इंटरिम ऑडिट। आया समझ में, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. सबको आ गया, जूही निधि वैदिक सबको बात समझ में आई।
कि भाई पहले जब किया था काम इंटरिम में कर लिया, अब उससे लेके आज की डेट तक तो पता करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा हुआ हो कि भाई कुछ कम मेरा जो क्लाइंट है वो गोइंग कंसर्न ही नहीं रही हो, वो सब चीजें। ठीक है, अब आपका फाइनल ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। इंटरिम ऑडिट का फाइनल ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्या कुछ फायदे भी होते हैं वो हम देख लेते हैं। If the control tested at the interim stage provide evidence that the control risk is low, fewer substantive procedure can be performed. अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने इंटरिम ऑडिट में कंट्रोल टेस्ट कर लिए थे, ठीक है, और आपको ये एविडेंस मिले थे, इस बात के सबूत मिले थे कि इनका कंट्रोल रिस्क जो है वो कम है। कंट्रोल रिस्क समझ गए थे क्या होता है, यस और नो? कंट्रोल रिस्क ऊपर समझ में आ यस गया सर। था? तो तुम लोग जवाब नहीं देते, हाँ या ना? यस सर। यस है ना, सर। कंट्रोल रिस्क समझ में आ गया था ना। तो कंट्रोल रिस्क क्या है, भाई इस बात का रिस्क है कि भाई हमारे यहाँ पे फ्रॉड एंड एरर्स डिटेक्ट और प्रिवेंट हो रहे नहीं हो रहे, तो इस बात का रिस्क है, सिंपल सी चीज है। तो अगर मेरे को इस बात के सबूत मिल गए ऑडिटर को कि भाई कंट्रोल रिस्क लो है, तो जब मैं फाइनल ऑडिट करूंगा, ठीक है, तो अगर मेरी इंटरिम ऑडिट के टाइम पे आई हैव एविडेंसेस कि कंट्रोल रिस्क आपका लो है, क्या है बेटा यहाँ पे कंट्रोल रिस्क लो है, कम है आपका कंट्रोल रिस्क, तो इसका इम्पैक्ट हमारी फाइनल ऑडिट पे ये पड़ेगा कि फाइनल ऑडिट के टाइम पे मैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो है वो कम कर सकता हूं, मतलब उस टाइम पे मेहनत कम कर लेंगे, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो अप्लाई करने हैं उनको कम अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ये इम्पैक्ट हो गया इस चीज का। नेक्स्ट कहते हैं, अगर इंटरिम ऑडिट के टाइम पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई करे गए हैं, किस टाइम पे भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने इंटरिम ऑडिट के टाइम पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर पहले ही अप्लाई किए थे। अब याद है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कौन से होते हैं मेरे, जहां पे कंपैरिजन किया जाता है वो सब्सटेंसिव प्रोसीजर हो जाता है, यही होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर का मतलब। जब दो चीजों में कंपैरिजन करके आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, जैसे आप रेशियो निकालते हो और ये सब चीजें, ये सब सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स का एग्जांपल है। आया समझ में, यस और नो? यस सर। तो अगर मैं इंटरिम ऑडिट के टाइम पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं, fewer procedure will be required at the final audit in general, तो इन जनरल फिर आपको फाइनल ऑडिट के टाइम पे कम प्रोसीजर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये हो गया कि फाइनल ऑडिट में हमको कम समय लगेगा। आया समझ में बेटा, क्लियर है? यस सर। The auditor report can be signed closer to the year ending, result in more timely reporting to the shareholders। ठीक है, तो इसका और बेनिफिट हमको ये हो जाता है कि हम कम समय में ऑडिट रिपोर्ट साइन करके शेयर होल्डर्स को सबमिट कर सकते हैं, ये उसका बेनिफिट हो जाता है। If the interim audit identifier of increased risk, for example, controls were found to be not working effectively, increased substantive procedure will be required at the final audit। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि मान लो कि भाई ऐसा हो गया कि भाई हमने इंटरिम ऑडिट के टाइम पे कंट्रोल रिस्क समझा था और उस वक्त वो ज्यादा था, कैसा था भाई मेरा कंट्रोल रिस्क यहाँ पे ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल ना, कंट्रोल्स वर नॉट फाउंड टू बी वर्किंग इफेक्टिवली, अच्छा कंट्रोल अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जब मैंने इंटरिम ऑडिट करी तो मुझे लगा कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो जब मैं फाइनल ऑडिट करूंगा तो फाइनल ऑडिट करते वक्त फिर इसका मतलब क्या होगा, फाइनल ऑडिट के टाइम पे मुझे ज्यादा सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अगर इंटरिम के टाइम पे देखा था कि भाई कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल्स इनके अच्छे से काम नहीं करते, इफेक्टिवली काम नहीं करते, तो आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर फाइनल ऑडिट के टाइम पे ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस इम्पैक्ट, सर। तो इंटरिम ऑडिट का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, कंट्रोल्स अगर टेस्ट किए थे और कंट्रोल रिस्क आपके कम था तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर कम कर देंगे, और अगर कंट्रोल रिस्क आपका ज्यादा था तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर बढ़ा देंगे कम कर देंगे? बढ़ाओगे कम करोगे? सोचो, ये उल्टा ही तो है।
अगर कंट्रोल टेस्ट किए इंटरिम ऑडिट के टाइम पे और कंट्रोल रिस्क आपका बढ़ावा मिला तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेंगे फाइनल ऑडिट के टाइम पे, कम परफॉर्म करेंगे? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा करेंगे। और अगर कंट्रोल रिस्क कम है ना, तो फिर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कम हो जाएगा ना। रिस्क कम है तो प्रोसीजर्स कम है, रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर ज्यादा है। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। अगर रिस्क कम है तो प्रोसीजर कम हो जाएगा, अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे। ये सीधी सी बात है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ये इन्होंने बोला, और क्या बोला है इन्होंने। चलो, फ्रॉड एंड एरर के बारे में, है ना। मिस स्टेटमेंट का मतलब तो समझते हो क्या होता है? समझते हो मिस स्टेटमेंट मतलब? पढ़ा है हमने मिस स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। ठीक है। अ स्टेटमेंट विच इज नॉट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यही होता है। यस अ सर। स्टेटमेंट विच इज नॉट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आपको बताना था, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं बताई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो मिस स्टेटमेंट है। ये इतनी सी बात है। क्लियर है? सबको समझ में आई हुई बात? यस सर। ठीक है ना। नाउ अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होते क्यों है? नाउ देयर आर ओनली द टू रीजंस, देयर आर ओनली टू रीजन। या तो फ्रॉड करा हो गया होगा या फिर एरर हो गया। या तो जानबूझ के किया है, गलती से हो गया, दो ही चीजें होती है। मिस स्टेटमेंट क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो आपने जानबूझ के किया हो या फिर वो गलती से हो गया हो। दो ही चीजें होती है बेटा, ये सुनो। यस सर। तो जब मिस स्टेटमेंट जानबूझ करके किया गया है वो फ्रॉड है, क्योंकि फ्रॉड इंटेंशनल एक्ट होता है। कैसा एक्ट होता है फ्रॉड हमारा? फ्रॉड हमारा होता है बेटा इंटेंशन। फ्रॉड गलती से तो नहीं हो सकता ना, फ्रॉड तो जानबूझ के किया होगा किसी ने कि अपने आप गलती से हो जाएगा। कैसे होगा फ्रॉड? जानबूझ करके करेगा तभी तो फ्रॉड होगा कोई। यस और नो? यस सर। तो यस फ्रॉड सर। हमेशा इंटेंशनल एक्ट होता है बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों द्वारा जो कि ग्रुप में हो सकते हैं या फिर कोई अकेला व्यक्ति हो सकता है। तो वो एक्ट या तो हो सकता है किसी अकेले व्यक्ति ने किया हो या अपने साथ और भी लोगों को इन्वॉल्व किया हो उसमें। वो लोग मैनेजमेंट के अंदर हो सकते हैं या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, या फिर वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं या फिर इवन वो तीसरा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू obtain एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो अपने आप को एक गैर कानूनी फायदा पहुंचाने के लिए, एक अनजस्टिफाइड फायदा उठाने के लिए जब वो डिसेप्शन का यूज करते हैं, ठीक है, और कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कि जानबूझ के हैं, जिससे कि एक गलती यहाँ पर ऐसी हुई है जो कि मिस स्टेटमेंट कहलाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रॉड कहेंगे। फ्रॉड की डेफिनेशन लोगों ने दी है। आई समझ में? क्लियर है बात यहाँ पे? यस और नो? आया समझ में? जल्दी बताओ। फ्रॉड का डेफिनेशन सिंपल ही है, इसमें क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इंटेंशनल एक्ट है। वो व्यक्ति अकेला हो सकता है, वो व्यक्ति और लोगों के साथ मिलकर के काम कर सकता है, वो व्यक्ति मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है, वो लोग दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का पार्ट हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर इवन कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है ना। डिसेप्शन का यूज किया होगा इन लोगों ने। डिसेप्शन मतलब, डिसेप्शन वर्ड सुना है आपने कभी? आया ना? नहीं सुना? डिसेप्शन मतलब नहीं सुना? कोई बता सकता है डिसेप्शन वर्ड करीब? डिसीव सुना है? अच्छा, डिसेप्शन छोड़ो, डिसीव वर्ड सुना है? नो सर। डिसीव भी नहीं सुना? DCIV, जल्दी बताओ। नहीं सुना क्या? जल्दी बताओ। हाँ या ना में जवाब दे दो, मैं तो बस इतना से पूछा हूँ उन लोगों से। अच्छा, कोई बात नहीं। धोखाधड़ी वर्ड तो सुना है हिंदी में? वो भी नहीं सुना किसी ने? धोखा सर देना नहीं प्लीज सुना? रिपीट। धोखा देना नहीं सुना आप लोगों ने? इसने मुझे धोखा दिया है। यस सर। सर। हम्म,
धोखा आपको कोई कब देता है? कब देता है धोखा? कब देता है? जब उसने कुछ गलत किया। कुछ गलत किया? अरे वो तो गलत तो किया ही है। प्यार में इंसान के साथ कब धोखा होता है ये तो याद ही होगा। कब होता है प्यार में धोखा? जब प्यार होगा तभी तो धोखा होगा, जब विश्वास होगा तभी तो धोखा होगा। आपको कोई धोखा कब दे सकता है? जब आप उस पर विश्वास करते हो। सोचिए, Yes, sir. क्या कोई ऐसा पर्सन आपको धोखा दे सकता है जिस पे आप विश्वास ही नहीं करते, जिस पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है? No. नहीं कर सकते ना। तो धोखा करने का मौका आप ही लोगों को देते हैं अपने आप के साथ में। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो, तो वो आपके साथ धोखा करता है। आपने अपना पैसा किसी को रखने के लिए दिया, वो पैसा वो लेके भाग गया, धोखा हो गया आपके साथ। यही बोलोगे आप? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपने उस पे विश्वास करके ही तो पैसा दिया था उसको रखने के लिए। यस और नो? नहीं दिया था कि बिना ट्रस्ट करे दिया था? बिना ट्रस्ट नहीं था तो फिर पैसा क्यों दिया आपने उसको? ट्रस्ट था आपको तभी आपने पैसा दिया। तो ये चीज समझिए कि धोखा आपको वही व्यक्ति दे सकता है जिसपे आपने कभी उस पर विश्वास किया हो। ठीक है? डिसेप्शन या डिसीवर्ड का मतलब धोखा देना ही होता है। ठीक है? तो जब कोई व्यक्ति यहाँ पे धोखाधड़ी करे, ठीक है, तो एक गैर कानूनी फायदा उठाने के लिए, द यूज ऑफ डिसेप्शन इज अ टेक्निक बेसिकली जिससे वो धोखा आपको दिया गया है। ठीक है ना? अब आप मैनेजमेंट पे या आपके यहाँ पे कोई नौकरी कर रहा होगा तो भी आप उस पर विश्वास करते हो, करोगे तभी तो आपने उसको नौकरी दी है अपने यहाँ पर। एज अ बिजनेसमैन आप से सोचिए, जल्दी बताओ। यस सर। कि किसी को नौकरी पे आपने रखा और उसने एक ऐसा एक्ट किया, ऐसा काम किया जिससे आपको नुकसान हो रहा है और उसे छुपाने की उसने पूरी कोशिश करी। इट इज एन एक्ट, इंटेंशनल, जानबूझ करके उसने काम किया है। एक गैर कानूनी फायदा लेने के लिए, एक अनजस्टिफाइड फायदा लेने के लिए उसने काम किया, धोखा दिया आपको। ठीक है? ठीक, तो ऐसे एक्ट को फ्रॉड कहेंगे, ये समझाना चाहूंगा। आई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब फ्रॉड का देर नाउ द फर्दर क्लासिफिकेशन हैज बीन डन। फ्रॉड अपना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो सकती है और मिस एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब बस इतना सा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ किया है, जो प्रोसीजर फॉलो किया है, डेलिबरेटली आपने उसके अंदर जो है कोई चीज को छुपा लिया है, कोई चीज को दिखाया नहीं है। ठीक है? जैसे आपने सेल्स बढ़ा के दिखा दिए, कम कर दिए, कैश आपने कम करके दिखा दिया है, कैश आपने बढ़ा करके दिखा दिया है, इसको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट देंगे। आ गया भाई? सब सिंपल सी बात है। यस और नो? आया समझ में? इससे सिर्फ Yes, sir. कंपनी की पोजीशन बेटर और वर्स लग सकती है। जब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, तो इससे सिर्फ कंपनी की पोजीशन या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। मिस एप्रोप्रिएशन एक अलग तरह का फ्रॉड है जहां पे आपने कंपनी का एसेट चुरा लिया है, चोरी करी गई है। यहाँ पर दोनों में फर्क है। रिपोर्टिंग करना, सिर्फ रिपोर्टिंग फ्रॉडुलेंट करना वो एक अलग बात है, और मिस एप्रोप्रिएशन कर देना ये अलग बात होगी। दोनों अलग अलग तरह के फ्रॉड है। आया बेटा समझ में? क्लियर है यहाँ पे दोनों की में डिफरेंस? यस और नो? यस सर। यस और नो जल्दी बताओ, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. जूही समझ में आया? वैदिक समझ में आई बात मेरी यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. नाउ दिस मे हैपन कि मिस एप्रोप्रिएशन के बाद फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करी है। चोरी तो मैंने करी और साथ साथ चोरी करने के बाद मैंने उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी जो है वो यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं करी है, वो भी हो तो वो तो पर लेकिन रहेंगी दोनों अलग अलग चीजें। आया भाई? फ्रॉड का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को क्या होता है? यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, आज की क्लास को फिर यहीं पे खत्म करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो। है कोई डाउट है? No, sir. गर्विता, निर्जुई, No, sir. गर्विता, कोई डाउट बेटा?